हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीई बैक बेंचर इंजीनियर्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और अदर जेईई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये लेक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैंने अभी-अभी नया चैनल स्टार्ट किया है और सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे जेईई एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। ओके, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ और मैं भी आपकी तरह ही एक तैयारी कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को 2-3 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा, कल जो लेक्चर हुआ था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का हुआ था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखा था। आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि हम देखेंगे उसमें बेसिक लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। उसमें हम देखेंगे बेसिक लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और बाय देव वर्मा, ये मेरा नाम है देव वर्मा। तो अच्छे से मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना? और प्रीवियस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए और वीडियो का लिंक चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। ये राइट कॉर्नर में ब्लू कलर का लिंक है, ये आप जा सकते हैं इस पे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा। तब भी नहीं मिलता है तो आप चैनल पे जा सकते हैं, उस पे वीडियो सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर किया था, उसके 2 टॉपिक छोटे-छोटे वो रह गए थे। वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ उससे पहले, बेसिक लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट करने से पहले। तो वो पहले ख़त्म कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक? तो जो टॉपिक था वो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इट इज़ द मेन इक्विपमेंट ऑफ आवर पावर सिस्टम यूज्ड टू स्टेप अप द वोल्टेज एट जनरेशन साइड फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। क्या होता है भाई? मेन इक्विपमेंट है हमारे पावर सिस्टम का, यूज्ड टू, कहाँ पे यूज करते हैं? स्टेप अप करने के लिए। किसको स्टेप अप करने के लिए? फॉर एट द वोल्टेज एट जनरेशन साइड फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन एंड यूज्ड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज एट डिस्ट्रीब्यूशन साइड। क्या करते हैं? स्टेप अप करते हैं कहाँ पे? जनरेशन साइड पे। और स्टेप डाउन करते हैं कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे मेरे भाई, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कि इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों? वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए कि कोई भी हमको वोल्टेज को स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, उसके लिए इसको हम वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये फ़र्क होता है, ये डिफ़रेंस होता है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसके प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक? प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स से। मतलब कि क्या हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे N1 साइड के, वो लेस होंगे N2 साइड के। ओके, ये आपको याद रखना मेरे भाई। N2 साइड के, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें आपको क्या करना है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो इनपुट जो हमारे प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 हमारा ग्रेटर हो जाएगा N2 से। ये हमको याद रखना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है भाई? ये छोटा-सा टॉपिक था, ये हमने ख़त्म किया। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशंस है मेरे भाई। ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशंस कैसे हैं? जैसे कि हमने देखा था ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का दिखता है, हमने कल देखा था। और ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन पे हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका कोर टाइप का होता है, एक शेल टाइप का होता है मेरे भाई, और एक बेरी टाइप का होता है। ये 3 टाइप के हमारे कंस्ट्रक्शन के बेस पे ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर सेकंड जो होता है वो हमारा बेस्ड ऑन रेटिंग और यूटिलिटी पे आता है, जो कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम जैसे कूलिंग हमने पढ़ी थी ना, एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग, तो उस तरीके से। तो ये एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और सेल्फ कूल्ड तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल, जो कि हमने अभी देखे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर
फेज़ के बेस पे भी हमारे ट्रांसफ़ॉर्मर होते हैं, सिंगल फेज़ ट्रांसफ़ॉर्मर होता है और 3 फेज़ ट्रांसफ़ॉर्मर होता है। सिंगल फेज़ ट्रांसफ़ॉर्मर अच्छा सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में क्या डिफ़रेंस होता है? सिंगल फेज़ में 2 वायर होते हैं मेरे भाई और 3 फेज़ में 3 वायर होते हैं। सिंगल फेज़ में जो 2 वायर होते हैं, वो या तो लाइन वायर, फेज़ वायर होता है या फिर एक न्यूट्रल वायर होता है और 3 फेज़ में क्या होता है कि 3 से 3 टू 4 वायर्स उसके अंदर होते हैं, या तो 3 वायर होंगे या 4 वायर होंगे। जो 3 वायर होंगे वो तीनों लाइन वायर या फेज़ वायर होंगे और जो एक जो होगा वो न्यूट्रल वायर होगा। ठीक है मेरे भाई? इतना कांसेप्ट क्लियर है? फिर 6th पॉइंट जो है मेरे भाई वो आएगा आपका वाइंडिंग के बेस पे। तो जो सिंगल वाइंडिंग का जो ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, कहीं पे भी अगर पूछते हैं सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफ़ॉर्मर कौन-सा था, वो तो है हमारा तो वो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफ़ॉर्मर मेरे भाई। ऑटो ट्रांसफ़ॉर्मर जो होता है वो सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफ़ॉर्मर होता है। फिर आता है 2 वाइंडिंग का ट्रांसफ़ॉर्मर जो कि हम ये वाला जो है ये 2 वाइंडिंग का ट्रांसफ़ॉर्मर है, जिसको हम कोर या शेल टाइप का ट्रांसफ़ॉर्मर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक? कोर या शेल टाइप का ट्रांसफ़ॉर्मर बोलते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट जो है वो मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बेस पे ट्रांसफ़ॉर्मर सीटी और पीटी होते हैं। सीटी और पीटी जो कि हमारा करंट ट्रांसफ़ॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफ़ॉर्मर होता है। फिर लास्ट 8th वाला जो पॉइंट है वो है हमारे बेस्ड ऑन कनेक्शन पे। तो स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, वीवी कनेक्शन, टीटी कनेक्शन, ये सब हमारे कनेक्शन के बेस पे हमारे ट्रांसफ़ॉर्मर होते हैं। ओके भाई? ठीक है। लास्ट रिमेंबर पॉइंट ये है कि सीटी जो होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, लेकिन जो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफ़ॉर्मर वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर होता है। ठीक है? करंट ट्रांसफ़ॉर्मर इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर व्हाइल पोटेंशियल ट्रांसफ़ॉर्मर इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर। ओके? तो ये 2 टॉपिक थे छोटे-छोटे जो मेरे को खत्म करने थे, जो कि खत्म हो चुका है। ट्रांसफ़ॉर्मर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आप आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिक लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स था, तो वो हमें स्टार्ट करना है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती है ना मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है वो कितनी टाइप की होती है? वो होती है हमारी डीसी, एक तो हमारी डीसी और एक होती है एसी, है ना? एसी। तो 2 टाइप की होती है डीसी और एसी मशीन। अब डीसी के अंदर हमारा डीसी जनरेटर आता है मेरे भाई और डीसी मोटर आता है, ये 2 चीज़ आती हैं। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर हमारा क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज़ अ आउटपुट देता है, ठीक? और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज़ अ इनपुट अपने अंदर लेती है मेरे भाई, ठीक? फिर यहाँ पे सिंगल फेज़ का एसी होता है और 3 फेज़ का एसी होता है। सिंगल फेज़ का ट्रांसफॉर्मर भी होता है, 3 फेज़ का ट्रांसफॉर्मर भी होता है। सिंगल फेज़ में हम स्पेशल टाइप की मोटर पढ़ते हैं जो कि कहाँ पे यूज़ की जाती है? सीलिंग फैन्स में, टेबल फैन्स में, कूलिंग मोटर्स में और एग्ज़ॉस्ट फैन में। यहाँ पे हम सिंगल फेज़ की स्पेशल मोटर्स को यूज़ करते हैं और 3 फेज़ की मोटर एक 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर होती है और 3 फेज़ की सिंक्रोनस मोटर होती है जो कि हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, डीसी हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर लो पावर के लिए, एसी किस लिए यूज़ करते हैं? हाई पावर के लिए। अच्छा, एसी मशीन्स जो होती है ना, वो मोर रग्ड एंड एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल होती है एज़ डीसी मशीन से। ठीक है मेरे भाई? इतना कांसेप्ट याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक लॉज़ ऑफ ये मेरे नोट्स हैं। तो सबसे पहले बेसिक लॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं भाई हंस क्रिएस्टन ओरेस्टेड लॉ जो कि 1820 में आया था, 1820 में आया था। इन्होंने क्या बोला था? व्हेनेवर अ करंट फ्लो थ्रूइंग अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टर। क्या होगा? जब भी कोई कंडक्टर में कोई भी अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से और इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आई से डिनोट करते हैं। तो जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई हो जाता है मेरे भाई। फ्लक्स यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि वेबर में होता है। आई यहाँ पे करंट है जो कि एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, एम्पेयर में होता है। और एल हमारा इंडक्टेंस होता है जो कि हेनरी में होता है मेरे भाई। ठीक है? इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे पता लगाओगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम पता लगाएंगे वो राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे। किससे लगाएंगे भाई? राइट हैंड थंब रूल से इसको हम लगाएंगे। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। अब मान लो अगर हमारा वायर स्ट्रेट है, कैसा है? वायर स्ट्रेट, तो हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा किसकी? करंट की। और जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होती हैं, जो हमारी जैसे मान लो ये हमारा ये कर्लिंग फिंगर्स हैं और ये हमारा थंब है, ठीक? सॉरी, ये गलत बन गया थोड़ा।
मतलब आप समझ सकते हो जो हमारा थंब होता है, राइट हैंड थंब आप देख सकते हो, जो हमारा थंब होता है ना, वो हमारा करंट की डायरेक्शन बताएगा और कर्लिंग फिंगर जो बताएगा वो डायरेक्शन बताएगा किसकी, फ्लक्स की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मान लो वायर हमारा स्ट्रेट नहीं है, फिर अगर वायर स्ट्रेट नहीं होगा तब क्या होगा, अगर वायर स्ट्रेट नहीं होगा तो जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमारी डायरेक्शन देगी करंट की, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक, क्या होता है भाई, जैसे मान लो हमने ये एक वायर वाउंड कर दिया किसके ऊपर, एक आयरन का पीस लीजिए, उसके ऊपर वायर वाउंड कर दिया, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा करंट फ्लो करेगा, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारी कर्लिंग फिंगर, और यहाँ से जो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा थंब बताएगा। किस केस में, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तब। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनसाइड द मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, और आउटसाइड द मटेरियल नॉर्थ टू साउथ होती है, ये हमको याद रखना है। अच्छा, ये हमारा केस वन था। केस टू देख लेते हैं। केस टू में क्या था, इफ करंट की पोलरिटी अगर हम चेंज कर देते हैं, करंट की पोलरिटी चेंज करने का मतलब क्या है, करंट की पोलरिटी चेंज करने का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, पहले इस तरीके से आ रही थी, अब इस तरीके से, सॉरी, अब ये इस तरीके से आएगी, इस तरीके से, है ना, तो नीचे की तरफ इसमें करंट जा रही है, तो पोलरिटी हमने करंट की चेंज कर दी, तो इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जो पोल्स होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, है ना, और नॉर्थ का साउथ हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमको याद रखना है। अब केस थ्री हम क्या लेंगे, मान लो वाइंडिंग सेंस को चेंज कर दिया हमने, वाइंडिंग को उल्टा करके लगा दिया, तो वाइंडिंग सेंस को अगर हम चेंज करेंगे तब क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जब अगर हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग द वाइंडिंग सेंस, या तो वाइंडिंग सेंस को चेंज करो या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को करो, नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, है ना मेरे भाई। तो ये कंसेप्ट था छोटा सा, आगे बढ़ते हैं अब जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो हमने एक केस ले लिया कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है और इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मान लो 10 एम्पियर की करंट हमने फ्लो करा है इसके अंदर, और फ्लक्स जो हो रहा है वो 20 वेबर का फ्लो हो रहा है, और लेंथ हमारी कंडक्टर की कितनी है, 5 मीटर की लेंथ है। अब मान लो ये जो हमारा कंडक्टर है इसको हमने इस तरीके से कॉइल की तरह वाउंड कर दिया, मतलब थोड़ा मोड़ दिया इसको, तो क्या हुआ, लेंथ हमारी उतनी रहेगी 5 मीटर की, करंट हमारा 10 एम्पियर करेगा, लेकिन हमारा जो फ्लक्स होगा ना भाई, फ्लक्स जो होगा ना वो फ्लक्स हमारा 80 वेबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे तो 20 वेबर था, यहाँ पे 80 वेबर कैसे हो गया, वो इसलिए नंबर ऑफ टन्स की वजह से, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स हमारे ज़्यादा बढ़ गए, हमारे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टन्स एक ही था ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा बढ़ गए। तो क्या हुआ, आफ्टर दिस क्या हुआ, ओरेस्टेड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लॉ को मॉडिफाई किया थोड़ा सा, और उन्होंने बोला एन फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई हो जाएगा, यहाँ से एल की वैल्यू एन फाई अपॉन में आई हो जाएगी। अच्छा, एन फाई को हम फ्लक्स लिंकेज भी बोलते हैं जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, तो एल इक्वल टू लैम्डा अपॉन में आई ये हो जाता है मेरे भाई। इतना इन्होंने अपने लॉ को मॉडिफाई कर दिया था। ठीक, फिर सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर फैराडे लॉज हम बोल सकते हैं, जो कि 1842 में आया था मेरे भाई। और फैराडे लॉ का जो फैराडे हमारे साइंटिस्ट हैं उनका पूरा नाम था माइकल फैराडे, सर माइकल फैराडे इनका पूरा नाम था। ठीक, तो सबसे पहला इन्होंने लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ दिया था और सेकंड लॉ दिया था, दो लॉ इन्होंने दिए थे। फर्स्ट लॉ इन्होंने ये बोला था कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है और इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ये तो ओरिस्टेड साहब ने बता दिया था। लेकिन इन्होंने ये बताया जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी और दूसरे कंडक्टर को कट करेगी तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा मेरे भाई। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से ये हमारा जो बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो कर जाएगा। तो इन्होंने बोला था कि व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फील्ड कट्स द कंडक्टर इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ इन्होंने ये बोला था। सेकंड लॉ क्या बोला था, सेकंड लॉ बोला था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, मतलब ई इज इक्वल
E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला इसका हो जाएगा। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये डी फाई बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था। डी फाई बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था मेरे भाई। एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स था। फैराडे लॉ ओनली वैलिड फॉर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए वैलिड रहेगा, टाइम वेरिंग, जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, टाइम, और नॉट फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मतलब वैलिड नहीं होगा हमारा फैराडे लॉ। ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। फिर देखो एक नोट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेड लॉ, करंट फ्लक्स बोथ आर इन सेम फेज टाइम। ओरिएंटेड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि ओरिएंटेड लॉ ने बोला था कि करंट और फ्लक्स जो है वो दोनों सेम फेज टाइम में होंगे। मतलब सेम फेज टाइम का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपका एक ग्राफ है, ये करंट आपकी फ्लो कर रही है तो फ्लक्स भी आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो आई इक्वल टू, जैसे मान लो आई एम साइन ओमेगा टी हमने मान लिया, और फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी हम होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं ई एम एफ अपॉन में आर होता है। अब यहाँ पे ई एम एफ क्या करता है, ई एम एफ हमारा करंट को डेवलप करता है और रेजिस्टेंस इसको रोकने का काम करता है, मतलब इसको अपोज करने का काम करता है। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली मेरे भाई, सिमिलरली क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो एम एम एफ अपॉन में रिलक्टेंस होता है। तो एम एम एफ क्या करता है, फ्लक्स को डेवलप करता है, और रिलक्टेंस इसको अपोज करने का काम करता है, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। अच्छा, यहाँ पे एम एम एफ क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसको बोला जाता है, और एम एम एफ को हम एन इंटू आई भी लिखते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू एन आई अपॉन में रिलक्टेंस बोल देते हैं। और रिलक्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं, किससे, एस से डिनोट करते हैं, एन आई अपॉन में एस, ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एन आई अपॉन में एस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इसमें क्या है कि इफ़ मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे रिलक्टेंस से ज़्यादा हो गए तो फ्लक्स हमारा ज़्यादा हो जाएगा करंट से। अगर रिलक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो गया तो फ्लक्स कम हो जाएगा करंट से। ये हमको याद रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो टाइम इनवेरिएंट होगी, मतलब कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर टाइम वेरिएंट होगी। मतलब इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। मतलब कि जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, फ्लक्स होगा 10 वेबर, 20 वेबर, इस तरह से ये होगा। लेकिन टाइम वेरिएंट में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, 10 की पावर वो ई की पावर माइनस का टी, फ्लक्स इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, टी स्क्वायर माइनस टी। इस तरीके से इसके एग्जांपल होंगे टाइम वेरिएंट के। अच्छा, अब मान लो अगर हमारा फ्लक्स टाइम इनवेरिएंट है, मतलब कैसा है, कांस्टेंट है मेरे भाई, तो हमारा जो ईएमएफ आएगा वो ज़ीरो निकल के आएगा। लेकिन अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएंट है तो ईएमएफ हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट को हमको याद रखना है मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, इफ़ अ कंडक्टर कट्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 वेबर, इफ अ कंडक्टर हैव 100 टर्न्स, ये कितने, 100 टर्न्स, तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 3 सेकंड पे हमको ये निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको प्रॉपर विजिबल होगा मेरे ख्याल से। और तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डी फाई बाई डी टी हम करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, तो क्या निकल के आएगा, 6t प्लस का 2 निकल के आएगा मेरे भाई। जब 6t प्लस का 2 निकल के आएगा तो टी की जगह पे हम 3 को पुट करेंगे तो 18 प्लस 2 ये निकल के आएगा, 20 हमारा क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी निकल के आ जाता है। अब ई एम एफ का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी था। तो एन क्या है हमारा, एन हमारा 100 है यहाँ पे, और ई एम एफ कितना निकल के आया, सॉरी, डी फाई बाई डी टी कितना निकल के आया है, 20 निकल के आया है। तो 20 इंटू 100 कर देंगे, 2000 वोल्ट हमारा कितना आ जाएगा, ई एम एफ निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब लास्ट कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। तो इसमें क्या होगा भाई, देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने कोई कॉइल ले ली, ठीक, ये हमने एक कॉइल ले ली मेरे भाई, ये कॉइल ले ली, तो हम क्या करते हैं, व्हेन अ सप्लाई, जब भी हमने इसमें सप्लाई लगाते हैं, वोल्टेज लगाया हमने इसमें, जब भी हमने इसमें सप्लाई लगाई कॉइल में, तो कॉइल वांट्स करंट, कॉइल को क्या चाहिए, कॉइल को करंट चाहिए भाई, कॉइल तो करंट मांगेगी जब भी हम उसमें सप्लाई लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेड लॉ क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है भाई, बताओ,
हम सप्लाई देंगे तो उसमें करंट आएगी कॉइल के अंदर। तो ओरिस्टेड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जिस कोई भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ एक ईएमएफ भी उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। सो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ना वो हमारे सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, वरना किरचॉफ का लॉ फेल हो जाएगा। क्या किरचॉफ का लॉ फेल क्यों हो जाएगा? किरचॉफ का लॉ फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो वोल्टेज होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होता है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए इस वजह से। तो फॉर किरचॉफ का लॉ फेल ना होने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू का हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए होता है जो कि हमारे सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर ईएमएफ के लिए एक पर्टिकुलर फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और पर्टिकुलर फ्लक्स के लिए एक पर्टिकुलर करंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो जो हमारी पर्टिकुलर करंट होती है ना, उसी को हम मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट आती है, जिसको हम आईएम से डिनोट करते हैं। किससे? आईएम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आया? ईएमएफ आया, ईएमएफ से फ्लक्स आया, फ्लक्स से हमारा करंट आया, करंट से हमारी जो हमारी करंट बोली गई ना, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू का ईएमएफ चाहिए था, फिर पर्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स चाहिए था, फिर पर्टिकुलर वैल्यू का हमको करंट चाहिए था, उसी पर्टिकुलर वैल्यू के करंट को हमने क्या बोला? मैग्नेटाइजिंग करंट मेरे भाई बोला गया है यहाँ पे। ठीक है? तो दैट्स ऑल भाई, यही हमारा आज का लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मेरे भाई। और ये हमारा बेसिक लॉस थे कुछ। कल से हम इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर एक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा कमेंट में। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप ना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई आप लोग, है ना? ये ऊपर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ब्लू कलर से लिखी हुई है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली कल या परसों नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा अगले टॉपिक का। तो इसी तरह से मैं पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन इस चैनल पे ख़त्म कराऊँगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।